नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कौरव हमारे चैनल ऑल इंडिया गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी जनरल साइंस सीरीज के फिजिक्स पार्ट का सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा साइंस के कंसेप्ट डिस्कस किए थे। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसे भी अवश्य देख लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी पूरी सीरीज अच्छे से समझ के पढ़ने के बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप साइंस सेक्शन के मोस्टली क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगी जो यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, रेलवे, सीडीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले सालों में काफ़ी रिपीट हुए हैं तथा इनके आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता मीन्स होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, आर्द्रता मीन्स होता है ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लेक्टोमीटर। तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है ना, इसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर को हम साइक्रोमीटर भी बोलते हैं, जिससे आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो क्या करता है? द्रवों के अपेक्षित घनत्व का मापन करता है। ठीक है ना, अपेक्षित घनत्व जो होता है उसकी माप करता है कौन? हाइड्रोमीटर। ठीक है, और पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप जो होता है उसको मापने का काम करता है पायरोमीटर। उच्च ताप, सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना। तो पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप मापने का काम करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का काम करता है, वो है लेक्टोमीटर। ठीक है ना, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने का काम करता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर अभी पिछले साल एमपीपीएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर क्या करता है? वो द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने का काम करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापन करता है, इसको साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप मापने का कार्य करता है, और लेक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता मापने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर के कारण, केस की घटना के कारण, या तेल की तेल की कम श्यानता के कारण, या ससंजक बल के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केस की घटना के कारण। अब केस की घटना क्या होती है? ठीक है, यदि जो केस नली आपने देखा होगा, एक केस नली होती है जिसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई होती है वो एक जैसी होती है। ठीक है ना, बहुत कम चौड़ी होती है ये, है ना। तो इसमें क्या है? द्रव के ऊपर चढ़ना, ठीक है, और नीचे आना, इसको हम क्या बोलते हैं? केशिकत्व। ठीक है ना, इसको ही और टोटस घटना को बोला जाता है केशिकीय घटना। ठीक है, टोटस घटना को बोला जाता है केशिकी घटना। तो लैंप की बत्ती में तेल होता है वो भी क्या करता है? ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये भी केशिकी घटना होगा। तो इसका आंसर होगा बी, केशिकी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, या 2% कम हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नीचे आता है, दाब कम हो जाता है। हमको पता है जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दाब जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ती जाएगी और दाब कम होता जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत जल्दी चीजें उबलने लगती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नीचे जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर भी उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। इसका मैं और आपको बता दूं क्या होता है अधिक दाब डालती। ठीक है, और हम जानते हैं कि दाब और क्षेत्रफल में एक सूत्र होता है। ठीक है, दाब और क्षेत्रफल में एक सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये एक सूत्र होता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। समझने के लिए बता रहा हूं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब कि क्षेत्रफल जितना कम होगा,
ठीक है, क्षेत्रफल हम जितना कम करते जाएंगे उतना ही जो है दाब अधिक लगेगा, ठीक है ना, अधिक दाब लगेगा और क्षेत्रफल कम होता जाएगा। अब सुई की नोक का जो क्षेत्रफल है, सुई की जो नोक होगी वो नाखून के क्षेत्रफल से तो बहुत कम है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। यहाँ क्षेत्रफल कम, इसके हम सूत्र की तरह देख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो गैस से भरा गुब्बारा होता है वो नाखून की तुलना में सुई से जो है फटना उसका बहुत आसान होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, ठीक है ना, अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर या शांत रहेगा, वर्षा युक्त रहेगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वायु दाब मापी को हम बैरोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक, ठीक है ना, इसका जब हम पाठ्यांक की जो माप करते हैं उसके मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका आंसर वैसे होगा तूफानी होगा, ठीक है। तो इसका जो पाठ्यांक है इसके 3 तरीके से हम देख सकते हैं। यदि इसका पाठ्यांक जो है एकाएक नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे गिर जाता है, बैरोमीटर या वायु दाब मापी का पाठ्यांक जो है एकदम से नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आंधी आने वाली है, ठीक है। सेकंड, यदि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके इसका पाठ्यांक जो है वो नीचे आता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा, मतलब वर्षा होने की संभावना है, ठीक है ना। और तीसरा इसका जो होता है ऑप्शन वो ये होता है कि यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दिन साफ होने वाला है, ठीक है ना, दिन जो है वो साफ सुथरा होने वाला है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, साइंस से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी, तूफानी होगा, ठीक है। यदि पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाएगा तो आंधी आएगी, यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा मतलब मौसम साफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, ये तो मुझे लगता है कि ये पेपर दे जो सेट करते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो इसका तो आप साफ साफ याद कर लीजिए कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्यों होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भारी नाभिक, कोई भी एक नाभिक मान लो दिया है, ये क्या करता है, समान आकार के टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, इसको विखंडन बोलते हैं, ठीक है, विखंडन, इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ठीक है ना। इससे नाभिकीय ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। और नाभिकीय संलयन जो होता है, जब 2 या 2 से अधिक, मान लो 2 या 2 से अधिक कोई हल्के नाभिक हैं, वो संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना दें, ठीक है ना, संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना देते हैं, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं नाभिकीय संलयन को, और न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं नाभिकीय संलयन को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संतिज ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा? इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में गति के कारण, ठीक है ना, किसी वस्तु में मान लीजिए गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। कोई चीज यदि चल रही है, गति में है, जिसके कारण उसके उसमें जो ऊर्जा आ रही है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, ठीक है ना, या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। बांध के अंदर जो पानी होता है, पानी इकट्ठा होता है ना बांध के अंदर, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। या हम बोले घड़ी होती है, उसमें हम यदि चाबी भर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है, या स्प्रिंग जो तनी हुई होती है, ठीक है, छोड़ते नहीं है, तानते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसको भी हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी जम जाता है
तो उसका घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो यदि पानी जम रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, तो उसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है, तो इसका आंसर होगा अपकेंद्री बल। ठीक है ना, अपकेंद्री बल को ही आभासी बल बोला जाता है। अब अपकेंद्री बल किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र है, इससे बाहर की ओर लगने वाले बल को हम अपकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है ना, जो बाहर की ओर लगता है, सॉरी, केंद्र से बाहर की ओर यदि बल लग रहा है तो हम उसको अपकेंद्री बल बोलते हैं, यदि अंदर की ओर लगता है तो उसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, तो अपकेंद्री बल को हम क्या बोलते हैं, आभासी बल। ठीक है, हमें इस बल का आभास होता है, इसलिए हम इसे आभासी बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। ठीक है, तो ये हमको पता है कि पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत है और अन्य जगह गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी तल की तुलना में अल्पज्ञ है। ठीक है ना, बहुत ही कम है, इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। कि ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हमें नीचे की ओर खींचता है। ठीक है ना, तो वहां पे कम है, इसलिए वो क्या करेगा, अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ठीक है ना, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, कितना रखता है, तो इसका आंसर होगा 1 से कम। ठीक है, तो क्यों रखता है, क्योंकि 500, इसमें जो इंजन होता है उसको 500 चक्र, ठीक है ना, 500 चक्र प्रति मिनट घूमना पड़ता है। ठीक है ना, घूमना चाहिए, इतना घूमना चाहिए। अब गियर 1 से कम रखकर वो क्या करता है, जो ड्राइवर है, जब हम क्या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो इंजन जो है वो 500 चक्र, ठीक है, 1 मिनट में 500 चक्र घूमना चाहिए। तो इस 500 चक्र घूमे, इसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या करता है, गियर को 1 से कम रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 से कम। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों। ठीक है, तो ये सिंपल है। जब क्या होगा, पानी से भरी यदि कोई बोतल है, ठीक है, डॉट लगी है, यदि उसको हम जमा देंगे तो उसमें क्या हो गया, उसका जो आयतन है, आयतन मैंने आपको बताया था, जो भी हमारी आकृति होती है उसका हम आयतन बोलते हैं। यदि मान लीजिए कोई बोतल है, वो भरी है, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, बर्फ जम जाए, ठीक है ना, बोतल यदि जम जाएगी तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा और ये फट भी सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये बोतल टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल मीन्स होता है डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है ना, जो क्षय करे वो क्षयकारी बल है। तो वो कौन सा होता है, घर्षण बल। ठीक है ना, घर्षण के कारण क्षय होता है, ठीक है ना, कमी आती है, तो उसका आंसर होगा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, वो भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा गुरुत्व द्वारा। ठीक है ना, जो भी वायुमंडल जो हवा होती है वो गुरुत्व द्वारा ही पृथ्वी पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा होने नहीं दिया जाता है क्योंकि, क्यों खड़ा नहीं हो जाता, बस का आयतन बढ़ जाता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस का भार बढ़ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। बस का संतुलन अस्थिर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इतने सारे यात्री होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, जब बस चलती है, यदि कोई बस है मान लीजिए, उस पर कोई यात्री को हम खड़ा कर दें, ठीक है, बस में यदि किसी यात्री को खड़ा कर दें तो वो क्या, बस जब चलेगी तो वो भी गति में होगा, और बस जब अचानक रुकेगी तो वो क्या है, गिर जाएगा जमीन पर। इसलिए उस पर क्या है, यात्रियों को खड़े होने नहीं दिया था। ठीक है, जड़त्व का नियम मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, आप पीछे करके इसको दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है ना, आयतन घटता जाएगा और अचानक फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है, उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, और दूसरे जगह पे कम है, तो चंद्रमा पर थोड़ा सा कम है। तो इससे क्या होगा, जो भी वस्तु, मान लीजिए पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, तो पेंडुलम जो है वहां पर जाके क्या होगा, इसकी गति जो है, समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पेंडुलम बहुत ज्यादा राउंड
लेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बढ़ेगी। ठीक है, तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग संरक्षण जो है हमको बताता है, मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, बताता है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, ये हमको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम बताता है। आपको ये आंसर अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, और मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो लेक्चर में और जो मैं आगे लेने वाला हूँ वो सारे IAS, PCS, PSC और SSC जो भी एग्जाम है, मैक्सिमम एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। कमी मीन्स ह्रास। ठीक है, तो यह ह्रास या कमी कितनी होगी? ठीक है, मान लीजिए कि कोई ठोस पिंड दिया है, ठीक है ना, और पिंड को हम यदि पानी में डुबोएं, इसमें पानी भरा हुआ है, यदि हम पानी में उसको डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये पिंड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो ये कमी क्या होती है, किस लिए कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। ये पिंड जितना भी पानी को विस्थापित करेगा, जितना भी अलग करेगा, उस पानी का जितना भार कम होगा, ठीक है, वो पानी जितने भार का पानी अलग होगा वही उतना ही पिंड का भार कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से केवल अदिश राशि चुनिए। ठीक है, तो इनमें से अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऊर्जा, इसका राइट आंसर। संवेग में दिशा जरूरी होती है। ठीक है, बल भी हमें बताना पड़ता है किस दिशा में बल लग रहा है, और आघूर्ण भी सेम ऐसे ही होता है। अदिश राशि मीन्स क्या होता है? ठीक है, अदिश राशि क्या होती है? तो केवल परिमाण, इसमें क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है ना, इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको अदिश राशि बोलते हैं। तो ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी तीन में हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, डिनोट कर लेती है। ये क्या होती हैं? ये सदिश राशि होती हैं, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? ठीक है, उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? यदि कोई पिंड दिया है, उसको यदि हम द्रव में डुबोते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए पानी है, इसमें यदि हम इस पिंड को डुबोते हैं तो इस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? उत्क्षेप, भार, द्रव्यमान, A और B दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A और B दोनों, उत्क्षेप और भार। ठीक है ना, ठीक है, तो जब यदि हम किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है ना, एक सबसे पहले जो है पिंड का भार, जो भार दिया है, ठीक है, ये कार्य करेगा। ये क्या करेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, नीचे की ओर बल लगाएगा। और द्रव का उत्क्षेप, मतलब कि जो पानी है ये क्या करेगा? ऊपर की ओर जो बल लगाता है। ठीक है ना, इसको उत्क्षेप बोलते हैं। ठीक है, दो बल लगेंगे, एक पिंड की तरफ से लगेगा नीचे की ओर, और पानी की तरफ से ऊपर की ओर लगेगा, जिसको उत्क्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A उत्क्षेप और B भार, मतलब A और B दोनों। ठीक है, आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता, बॉयल के नियम, गुरुत्वीय त्वरण और पृष्ठीय तनाव। ठीक है, तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बॉल पेन में क्या होता है? अपेक्षाकृत गाढ़ी स्याही भरी होती है। ठीक है, बॉल पेन जो दिया होता है उसमें गाढ़ी स्याही भरी होती है। ठीक है, यह स्याही एक छोटे से, यहाँ पर एक छोटी सी गेंद बनी होती है, इससे धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए हम पेन को कागज पर घुमाते हैं तो क्या होता है? यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे कागज है मान लीजिए, तो इसके इन दोनों के बीच में घर्षण लगेगा तब ये बॉल घूमेगी। ठीक है ना, और गुरुत्वीय बल के कारण स्याही, ठीक है, यहाँ से जो गुरुत्वीय बल उसमें लगेगा, घर्षण के कारण यहाँ से गुरुत्वीय बल भी लगेगा, तो यहाँ से स्याही बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा गुरुत्वीय बल होगा। तो ये थे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे क्वेश्चन तथा साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपके नॉलेज में थोड़ी भी वृद्धि हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को भी नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें,
यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करना ना भूलिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।